हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा द्विघात समीकरण पे होगा, ठीक है। इसके द्विघात समीकरण के भी आपको हम 10 प्रश्न लेके आए आपके लिए, और ये 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, ठीक है। और 10 प्रश्न आपको हम 4 विकल्प के साथ लेके आए हैं, जिससे आपके अंदर एक उत्सुकता होगी प्रश्नों को लगाने की, समझने की, ठीक है। चलो, तो हम देर नहीं करेंगे, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हमसे कह रहा है एक द्विघात समीकरण दे रखा है हमको, x² माइनस का 4x और दे रखा है प्लस का के बराबर का 0। हमसे कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ये बराबर 0 के मूल वास्तविक और कैसे हैं, मूल वास्तविक व मूल वास्तविक और समान है। हमसे कह रहे हैं मूल वास्तविक और समान है, ये कंडीशन दे रखी, ठीक है ना। तो कह रहे भैया के का मान बता दो, हमसे पूछ रहा है भैया के का मान बता दो। चार उत्तर आपको कौन से दे रखा है, ए बराबर 4 और बी बराबर आपको दे रखा है 8 और सी बराबर आपको दे रखा है 16 और डी बराबर आपको दे रखा है 2, ठीक है ना। ये आपको उत्तर दे रखा है। देखो, आपको एक चीज हम बता देना चाहते हैं, हर एक इंसान का अपना नेचर होता है। जैसे इंसान का, मनुष्य का, ये जीव जंतु का अपने एक नेचर होता है। हम उसको कैटेगराइज कैसे करते हैं, अच्छा है वो खराब है, जो दोनों के बीच में होगा, ना अच्छा है ना खराब है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बुराइयां सब में होती है, ठीक है। वैसे हर एक वस्तु का, हर चीज का अपना एक नेचर होता है। द्विघात समीकरण का भी अपना नेचर है, ठीक है। इनके नेचर को हम तीन उसमें कैटेगराइज कर रखे हैं। अच्छा, ये स्वतंत्र अवस्था में इनके नेचर नहीं होते। इनके नेचर को जस्टिफाई करने का जो अधिकार है वो किसको है, विविक्तकर साहब को है। किसको है, विविक्तकर साहब को है। विविक्तकर साहब द्विघात समीकरण के नेचर को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है ना। और कितने तरीके से, 3 तरीके से जस्टिफाई करते हैं, ठीक। चलो, कैसे विविक्तकर साहब जो होते हैं उनको हम डी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, डी से डिनोट, ठीक है। अब विविक्तकर साहब कैसे इनके गुणों को जस्टिफाई करते हैं, देखो। ये कहते हैं अगर जो हमारा विविक्तकर है, इनका जो मान है, कहने का मतलब अगर इनका मान 0 से बड़ा है। ये कह रहे हैं भैया अगर 0 से मेरा मान बड़ा है, 0 से अगर मेरा मान बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, तो ये जो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 होनी चाहिए। तो इसकी अधिकतम घात कितनी, 2 है। कितनी है अधिकतम घात, इसकी 2 है। अब भैया ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में कह रहा है वियुक्तकर का मान अगर 0 से बड़ा है, बी फॉर वियुक्तकर, ठीक है ना। इसको हम स्टैंड में डी से डिनोट करते हैं। देखो, कहने का मतलब कि 0 से इनका मान बड़ा है, तो क्या कैसे व्यवहार करेंगे, ये द्विघात समीकरण कैसे व्यवहार करेंगे, तब मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो भैया मूलों की प्रकृति होगी, द्विघात समीकरण के मूल निकल के आते हैं, जितनी अधिकतम घात होगी उतने उसके मूल होंगे। अब द्विघात समीकरण से ही निकल के क्या बना है भाई, उद्गम स्थान मूलों को कहाँ से आया, द्विघात समीकरण से आया। अभी मूलों का नेचर कैसा है भैया, मूल का नेचर वही द्विघात समीकरण का नेचर, क्योंकि मूल कहाँ से निकल के आता है, द्विघात समीकरण से निकल के आता है। तो आप द्विघात समीकरण बोलो या मूल बोलो, ठीक है। तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न मतलब बटा वाला भिन्न नहीं, मतलब अलग अलग मान में होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है ना। जब भिन्न होंगे, आप ऐसा मूल वास्तविक हुआ और भिन्न होंगे, ठीक है ना। अलग, मूल वास्तविक और अलग होंगे, भिन्न होंगे, कुछ भी लिख लो। वो भिन्न बटे वाला भिन्न नहीं है, उसे गलत मत समझ लेना। मूल वास्तविक वो अलग होंगे, ये अलग अलग होंगे। मूल वास्तविक होंगे और अलग होंगे, या असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान या अलग अलग होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या, कि डी का मान 0 के बराबर है, तब मूल क्या होंगे, तब मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे।
अधिकतम कितने मान निकल के आएंगे मूल 2। भैया दो घात समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 2। यदि डी का मान 0 से बहुत छोटा है, डी का मान 0 से छोटा है, तब मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? तब मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है ना? तब मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। अब आपसे कंडीशन क्या दे रखी है आपको कि भैया मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, तो मूल वास्तविक और समान में कौन सी कंडीशन लगेगी? डी का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है ना? डी का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें इसमें और हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी मत लिखना इसको। देखो, डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, असमान होंगे। लिख लेना, डी का मान अगर ये भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, यदि डी का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान, मतलब दो मूल निकल के आएंगे, दोनों क्या होंगे? समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यदि डी का मान 0 से क्या है? छोटा है। अगर डी का मान इस 0 से छोटा है तो भैया मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, चलो और इसमें एक चीज समझो, इसमें एक चीज और समझो आप। बच्चों को समस्या कहाँ पर होती है जानते हो? बहुत से बच्चों को ये डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, डाउट क्लियर नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी माइनस में मूल आता है तो हम उसको काल्पनिक बोल देते हैं, और वही मूल कब माइनस में आता है कब तो हम उसको वास्तविक बोल देते हैं। ये माजरा समझ में नहीं आता। आप ये बोलो, अगर हम नंबर लाइन पे संख्या को कैसे दर्शाते हैं? यहाँ 0 होता है, इधर क्या होता है? सब प्लस में होता है, इधर सब किस में होता है? प्लस में होता है। ठीक है, इधर किस में होता है? माइनस में होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब रियल नंबर है। ये सब कैसे? ये सब रियल नंबर है। भाई नंबर लाइन पे अगर आप संख्या को जो दर्शा दो, ये सब रियल नंबर है कि नहीं है? ये क्या है? ये है पॉजिटिव इंटीजर, ये है नेगेटिव इंटीजर, ये है इंटीजर। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये सब रियल नंबर है, जिसको आप नंबर लाइन पे दर्शा दो सब रियल नंबर होते हैं। तो आपके मन से शंका हटनी चाहिए कि अगर आप सोचते हो -4 -3 -2 को आप काल्पनिक कभी कह दे, तो हम इसको काल्पनिक नहीं कहते हैं, ये तो रियल नंबर ही है। काल्पनिक हम किसको कहते हैं? आप समझने में थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे हो। कैसे? देखो, आप ध्यान देना, हमने क्या बोला कि डी का मान अगर ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो उसको हम काल्पनिक स्थिति में पहुंचा देते हैं। ये मूल अलग अलग आ रहे हैं ना, मूल का मान अलग अलग है। ठीक है ना? तो वो हम देखो, आप ऐसे समझो, हम आपको भी नहीं समझ में आएगा, आप समझो। कहने का मतलब काल्पनिक मान हम उसको बोलते हैं जो रूट के अंदर हो, माइनस में हो। आप ऐसे सीधा सीधा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। जो भी संख्या रूट के अंदर हो, सीधा सीधा सरल शब्दों में समझ लो, जो भी संख्या रूट के अंदर हो, कुछ भी ले लो, कुछ भी और माइनस में हो, रूट के अंदर हो और ऋणात्मक हो, उसको हम बोलेंगे काल्पनिक मूल, काल्पनिक स्थिति होगी उसकी। अगर माइनस में संख्या है और रूट के बाहर है तो वो काल्पनिक स्थिति में नहीं होगी। क्यों? ये देखो नंबर लाइन पे भैया 0 किधर सब नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो रियल नंबर, सब रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है ना? अब समझ में आया डाउट कहाँ? हमने बोला रूट के अंदर अगर संख्या माइनस में है तब आप उसको काल्पनिक संख्या बोलोगे। ठीक है, अगर रूट के बाहर ऋणात्मक है तो वो रियल नंबर ही होगा, क्योंकि सब रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। क्लियर है? एक चीज और आप समझो, आपका डाउट अब हम पूरी तरह से क्लियर करते रहे। देखो, डाउट आपका हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, ध्यान देना। कैसे क्लियर करेंगे? तो आपने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है, क्या होता है बताना। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है जो घात समीकरण में लगता है? बताओ क्या होता है? तो सर जी ये तो होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, पूरे का बटे का कितना होता है? 2। ठीक है, आपने एक चीज गौर किया, विविक्तकर का मान, विविक्तकर का मान कितना होता है? डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होता है। ये 4, ये जो मान आता है कहाँ से आता है भाई साहब? ये यहीं से आता है। ठीक है ना? इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ? इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो? डी लिख सकते हो, डी लिख सकते हो। ठीक ना? तो आपने एक चीज, जो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला वो रूट के अंदर रहता है, वो रूट के अंदर रहता है। तो जो भी मान निकल के आ रहा है वो रूट के अंदर रहता है। क्लियर है? अगर रूट के अंदर संख्या बाहर निकल आए, वो माइनस में है, तो वास्तविक संख्या है। अगर रूट के अंदर ही है और माइनस में है, बाहर नहीं निकल पा रही है, तो वो एक काल्पनिक संख्या होगी। आप समझ में आए ना कि भैया सर जी कैसे भैया आप माइनस संख्या को कभी वास्तविक बता दे रहे हो, कभी ऋणात्मक,
कभी आप काल्पनिक बता रहे हो। हमने क्या बोला, अगर आपका ये पूरा विविक्त का ऋणात्मक है तो आप क्या बोलोगे, और भैया वो एक काल्पनिक संख्या। क्यों? क्योंकि ये जो आप सिर्फ बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालते हो, असलियत कहाँ है इसकी छिपी? यहाँ बी स्क्वायर माइनस का 4ac कहाँ है? इस रूट के अंदर है, इस रूट के अंदर है, समझ में आया? इस रूट के अंदर है। तो भैया रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या मिल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, आपकी काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक ना। कहने का मतलब आप एग्जाम्पल से समझो, आपने अगर रूट के अंदर लिया 16, आप बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस का 4 होगा, होता कि नहीं होता? प्लस माइनस का एक मूल प्लस का 4 होगा, दूसरा माइनस का 4 होगा। ये मूल आपके ऋणात्मक है, मूल ऋणात्मक नहीं हम कह रहे थे, समझने की कोशिश करो। हमने कहा विविक्त कर अगर ऋणात्मक है तब मूल काल्पनिक होगी, तब स्थिति काल्पनिक होगी, ठीक है ना। हमने क्या बोला था, विविक्त कर ऋणात्मक है तब वो काल्पनिक स्थिति होगी, काल्पनिक मूल होगी। समझने की कोशिश करो, आपने 16 को निकाला, रूट से बाहर निकला है, एक मूल भैया +4 होगा, दूसरा -4 होगा। क्यों? अधिकतम घात 2 है। तो भाई ये तो 16 तो पूरा पूरा बाहर निकला है ना, बाहर आके हमने एक प्लस कर, जितनी संभव इसकी स्थिति बन रही हमने उतने मूल्य ले लिए, ठीक है। अधिकतम 2 ही स्थिति बन रही हमने इसके अधिकतम मूल्य ले लिए। क्यों? आप भैया 4 का वर्ग करो तब भी 16 आएगा, आप -4 का वर्ग करो तब भी वो 16 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। क्लियर है? तो यहां समझो, हमने क्या बोला, कि पूरा विविक्त कर आपका ऋणात्मक है, ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac रूट के अंदर होता है, अगर पूरा माइनस में है, बाहर नहीं निकल रहा है, तब ये काल्पनिक स्थिति है, काल्पनिक मान होगा। लेकिन भाई साहब अगर रूट के बाहर आ रहे हो तो रूट के अंदर की स्थिति प्लस में है, बाहर निकल के आया तो दो संभावित मान आएंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो ये मूल अलग अलग आ रहे हैं ना, तो ये मूल है, ये ऋणात्मक नहीं होंगे, ये वास्तविक मान होंगे। अगर पूरा ये, भाई ये डी के दो अलग अलग मान आ रहे हैं ना, अगर पूरा ही डी ऋणात्मक आ जाए इस रूट के अंदर, भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac ये यहाँ रूट के अंदर होता है, ये पूरा अगर माइनस में आ जाए तब आपका डी पूरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तब वो काल्पनिक स्थिति को दर्शाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? चलो, अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। समझ में अगर आया होगा तो अच्छी बात है, और समझ में आना चाहिए, कोई खास तो है नहीं इतना, ठीक। अब चलो भैया पहला सवाल आप लगा लो। पहला सवाल क्या कह रहा है कि भाई मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक समान होते तो इसका मतलब क्या होता है, डी बराबर 0। अभी हमने बताया, और डी बराबर 0 तो डी का मान कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, मतलब डी 0 तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 होना चाहिए। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है आप ही बताओ, ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ठीक है। अब ये तो ओरिजिनल फॉर्म होता है, ये सब तो इसके चेले हैं, इसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। रियल हीरो कौन है? रियल हीरो तो यही है, रियल हीरो तो कौन है? यही है। ये जो हीरो की तरह बन जाए तो लोग एग्जांपल देते हैं, भैया वो हीरो की तरह लग रहा है, हीरो की तरह कपड़े पहने। ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल तो वही होते हैं जो फिल्मों में काम करते हैं। देखो, अब हमने क्या बोला कि भैया ये स्थिति होती, अब इनके आप क्या कर दो, भाई दिए हुए समीकरण की आप मानक समीकरण से तुलना कर दो। क्या करोगे? तुलना कर दो। आप एक चीज बताओ, भैया इनसे तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, कुछ नहीं तो एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक मानते हैं। इतना तो आपको पता होगा ना, एक मानते हैं। तो भैया अगर तुलना करोगे तो ए बराबर कितना आया, एक आया, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ एक्स का गुणांक बी है, यहाँ एक्स का गुणांक -4 है, ठीक है। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, -4। अचर पद सी है, अचर पद यहाँ के है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, के। क्लियर है? तीनों चीजें हमको यहाँ पर मिल गई, वैल्यू पुट करो। भाई -4 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे के। क्लियर है? ये बराबर किसका हो जाएगा, 0 के, ठीक है। अब भैया अभी हमने बताया -4 का वर्ग करो, जब 4 का वर्ग करो, दोनों का मतलब क्या होता है भैया, 16 ही होगा। 16 -4 के बराबर किसने, 0। इसको उधर ले जाओ, 16 बराबर 4 के, 4 को इधर लाओ, 16/4 बराबर का के, 4 एक कम 4, 4 चौके 16, तो के बराबर कितना है, 4। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो एक बार थोड़ा सा हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी को थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया होगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, क्लियर है तो अच्छी बात है, तो आगे चलते हैं फिर।
आगे सवालों को लगाते हैं, ठीक है ना। तुलना कैसे किया जाता है आपको बता दें, हमने इतना बेस्ट तरीका बताया है द्विघात समीकरण का, जब लेक्चर दिया है आप हमारी ऊर्जा की वीडियो देखिए, कभी भी आप नहीं बोलोगे, क्योंकि हम रटाते नहीं सिखाते हैं। ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये व्यापक रूप होता है। अभी आपका 9 प्रश्न बाकी है, उसको भी हम कराएंगे, ठीक है। देखो, हमने बोले एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणा का अंक, गुणा का अंक मतलब आप ये समझ लो सरल भाषा में, इतना डिटेल में जो भाई एक्स स्क्वायर के पीछे वाली संख्या एक्स स्क्वायर का गुणांक होती है, ठीक ना। तो पूछेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ये क्या निकल के आएगा बताओ, पीछे वाली संख्या ए। अब ए की जगह कुछ भी हो सकता है क्योंकि व्यापक रूप है, ये मेन हीरो है, मेन हीरो की नकल कोई जो भी करेगा उसको इससे तुलना कर देंगे, ठीक है। एक्स का गुणांक क्या है, गुणांक हमेशा किसका होता है, द्विघात समीकरण के संदर्भ में हम कह रहे हैं, सिर्फ फोकस क्या करोगे, द्विघात समीकरण के संदर्भ में गुणांक हमेशा, गुणांक तो सबका होता है लेकिन द्विघात समीकरण के संदर्भ में गुणांक हमेशा हम एक्स या चर की ही चर्चा करेंगे। एक्स के जो भी हमारे टर्म होंगे, एक्स स्क्वायर एक्स के या फिर चर वाले जो हमारे पद होंगे उनकी ही हम करेंगे, ठीक है। और भैया इधर सी दे रखा है, सी मतलब संख्या, इसकी भी करेंगे तो एक्स का गुणांक, आप ये सीधे सीधे सरल भाषा समझ लो भैया, एक्स के पीछे वाली संख्या को संख्या का गुणांक बोलते हैं, ठीक है। और सी हमारा क्या होता है, अचर पद, क्या होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद, ठीक है ना। अच्छा, गुणांक को अगर आप और समझना चाहोगे, हमने लिख दिया भैया जैसे 16, 16 को हमने लिख दिया 8 × 2, 8×2 = 16, ठीक है। हम पूछेंगे भाई दो का गुणांक, मतलब दो के गुणा का अंक, दो का जिसके साथ हमने गुणा किया वो अंक कौन सा है, 8 है। अगर पूछे ना 8 का गुणांक, 8 का जिसके साथ हमने गुणा किया वो अंक कौन सा है, तो समझ में आ रहा है ना। चलो, समझ में आया। चलो, अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। चलो, दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है कि समीकरण 2x² समीकरण 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 और बराबर के 0, हमसे कह रहा है मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है भैया, मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है, ठीक, मूलों की प्रकृति, हाँ मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति क्या है, ठीक। हमने कहा मूलों की 3 प्रकृति होते भी हमने आपको समझाया, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मूलों की प्रकृति का जस्टिफाई करने को अधिकार किसको दिया गया, हमने अभी अभी बताया, विविक्तकर साहब को दिया गया, ठीक है ना। तो भैया हम इसके लिए वियुक्तकर निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो भाई मूलों की प्रकृति के लिए हमें क्या निकालेंगे, वियुक्तकर, वियुक्त डी बराबर क्या होता है बताना, तो होता है b² माइनस का 4ac, ठीक है ना। अब इनकी तुलना दिए हुए समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करो, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ठीक है ना। बाकी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो आपको पता होगा, ठीक है ना, बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं। ये क्या चल रहा है, ये आपका वो चल रहा है क्या, टेस्ट चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो एकदम डिटेल में बताने की जरूरत तो है नहीं, क्लियर है। चलो, इतना आप समझ आ रहे हो। अब इससे तुलना करोगे, ए बराबर के हमने क्या बोला भैया, एक्स के पीछे वाली संख्या गुणांक होती है, ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी के पीछे वाली संख्या माइनस का 5, सी बराबर कितना हो जाएगा 3, वैल्यू पुट करो, बी का मान कितना है -5 का स्क्वायर 4, ए कितना 2, सी कितना 3, डी बराबर 5×5 = 25, माइनस माइनस का प्लस, 4 दूनी 8 1 24, ठीक है। तो भैया डी बराबर कितना हो जाएगा 1। अब डी बराबर 1 आया तो ये बताओ, तो डी का मान है 1, 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है तो कौन सी स्थिति होगी, 4 स्थिति आपको दे रखा है यहाँ, ओहो मैंने स्थिति लिखना भूल गया था, यहाँ लिख दे रहे हैं, वास्तविक और असमान पहली स्थिति, दूसरी दे रखी काल्पनिक, तीसरी दे रखी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, चौथी दे रखी वास्तविक व समान, क्या दे रखी ये मैं लिखना भूल गया था, वास्तविक और समान, ठीक है ना, वास्तविक और समान, ठीक है। अब आप बताओ कौन सी स्थिति, डी का मान क्या है 0 से बड़ा, जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो भैया क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान स्थिति,
मूल तो दो निकल के आएंगे लेकिन भिन्न भिन्न आएंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है। अगर डी बराबर हो जाता किसके, डी बराबर 0 हो जाता, तो डी अगर 0 के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, जब डी 0 के बराबर हो जाएगा तो वास्तविक और क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्लियर है। अगर डी का मान 0 से छोटा है, डी का मान 0 से छोटा है तो काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरा सवाल देखते हैं। दो सवाल आपके हो गए, अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, ठीक है। दो सवाल आपके हो गए, अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। चलो तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 12 बराबर का 0 हमसे कह रहा है इसके मूल ज्ञात करो। हमसे क्या कह रहे हैं, इसके मूल क्या होंगे। देखो मूल ज्ञात क्या ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ, सबसे सिंपल होता है। क्या निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ, सबसे सिंपल होता। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए हम क्या करते हैं भैया, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना, यहाँ तो कुछ नहीं दिया तो एक मानेंगे, उसका अचर पद से हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। कितना होगा बताओ, 1 का 12 से गुणा करोगे 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करो अभाज्य कि गुणा करने पे तो 12 है, तो गुणा करने पे तो 12 आएगा ही आएगा। दो ही टुकड़े करने, 12 के दो ऐसे टुकड़े करने, वो भी अभाज्य। 12 के दो ऐसे टुकड़े अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है ना, अभाज्य टुकड़े नहीं करने। 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य टुकड़े निकालो और उसको दो हिस्सों में ऐसा बांटो कि भैया गुणा करने में तो 12 आ जाए, जोड़ने घटाने में क्या आ जाए 7, जोड़ने घटाने पे बीच वाला पद आ जाए, ठीक है। ध्यान देना कैसे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब भैया ऐसा कुछ बनाओ कि जोड़ने घटाने में क्या है 7। अभी माइनस की तरफ ध्यान मत दो, माइनस प्लस हम बाद में कर लेंगे। हमने इसको लिया, इसको अलग लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ठीक। अब 4 में अगर 3 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन माइनस का 7 चाहिए, तो हमने आपको क्या बताया था, प्लस माइनस के खेल में हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्हों को हम लगाते हैं। तो जब बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह हम लगाते हैं तो जो चिन्ह हमें चाहिए बड़ी संख्या के पीछे लगा दो। हमको माइनस चाहिए, माइनस यहाँ लगा दो। तो भैया प्लस की स्थिति दो ही बनती है, जोड़ की स्थिति दो ही बनती है, एक प्लस प्लस एक माइनस माइनस। तो भैया माइनस माइनस ही चाहिए, तभी तो यहाँ माइनस चाहिए, प्लस प्लस तो भाई मिलेगा नहीं, यहाँ भी माइनस लगाओ। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 3 जुड़ गया 7, माइनस का 7। बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या है 4, 4 के पीछे है माइनस, ठीक है। प्लस मत समझ लेना, 4 के पीछे क्या है माइनस। क्लियर है। तो हम एक निकल के आया -4, दूसरा भी आया -3। चलो वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 बराबर का 0, ठीक। भैया दो दो का जोड़ा बनाओ, कॉमन ले लो। यहाँ x कॉमन लियो तो x -4, माइनस का 3 कॉमन लियो तो x -3 चौके बराबर 0, ठीक है। अब इनमें क्या कॉमन है, x -4, इसको भी ले लो, बचे क्या x और माइनस का 3, ठीक, बराबर के 0। हमसे पूछ रहा है इसके मूल क्या है। अच्छा इसका भी हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन दे रहे हैं, इसका भी ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। गलती की हमने आपको ऑप्शन नहीं दी, कोई बात नहीं, अभी सबका दे देंगे, दिमाग से उतर के। ए इसका दे रखा है 3 4, बी दे रखा है 2 6 और सी दे रखा है माइनस का 3 माइनस का 4, डी रखा है 1 12, ठीक है। अब भैया कौन सा बताओ, एक बार इसको 0 करो, x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4, x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3। क्या मूल निकल गए 4 और 3, कौन सा दिख रहा है ये, ठीक। 3 और 4, ये 4 3 कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं, हमारे ये प्रश्न हो गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे, हमारा ये प्रश्न हो गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल दे रखा है कि 2 + √3, ये द्विघात समीकरण का हमें एक मूल दे रखा है, हमसे कह रहा है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, इसका दूसरा मूल क्या होगा यदि गुणांक परिमेय है। यदि गुणांक, इसका जो गुणांक है क्या है
परिमेय है, ठीक है ना। ये आपको क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है भैया, इसका दूसरा मूल क्या होगा यदि गुणांक परिमेय है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, 2 प्लस का अंडर रूट 3, ये ए है। बी क्या दे रखा है, 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है ना। और सी क्या दे रखा है, सी दे रखा है 1। और डी क्या दे रखा है, दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। हमको ये 4 मान दे रखे, हमसे कह रहा है भैया अगर एक द्विघात समीकरण का एक मूल ये है तो दूसरा मूल क्या होगा। कंडीशन क्या दे रखी है, यदि गुणांक परिमेय है। गुणांक मतलब कोफिशिएंट, इसका जो गुणांक है परिमेय। परिमेय का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जब हम किसी संख्या का परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण करते हैं ना, तो परिमेयकरण कैसे करते हैं बताओ। अगर हमने यहाँ नीचे लिख दिया 4 प्लस रूट 3, ठीक। परमेय का मतलब क्या होता है, परमेय का मतलब ये होता है कि हर से संख्या को हटाना होता है, हर से संख्या को रूट से हटाना होता है। परमेय का मतलब क्या होता है कि हर में जो रूट में संख्या है उसको रूट से हटाना होता है। हमने परमेय आपको सिखाया था, ठीक है। देखो इसका परमेयकरण क्या, तो इसका परमेयकरण के लिए आप क्या करते हो, इसके संयुग इसके संयुग्मी से, इसके संयुग्मी से क्या करते थे, ऊपर नीचे गुणा करते। इसका संयुग्मी क्या होगा, बस चिन्ह बदल जाते थे, क्या होते थे, इसका चिन्ह जो है बदल जाता था, ठीक है। तो भैया परमेयकरण करने के लिए क्या करते थे, इसका संयुग्मी जो होता था, इसका दूसरा मूल होता था, खाली चिन्ह बदल जाता था, ऊपर नीचे से क्या करते थे, गुणा करते थे। तो यहाँ खुद तेरे का गुणांक परमेय है। परमेय का मतलब क्या होगा भैया, इसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा, इसका संयुग्मी ही इसका दूसरा मूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है चलो। क्लियर है तो आगे चलते हैं, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर है तो आगे चलते हैं, चलो आगे देखते हैं हमारा प्रश्न कौन सा है। प्रश्न नंबर 5 हमसे क्या कह रहे हैं, ये समीकरण, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है ना, बराबर 0। कह रहे जीरो के मूलों का योगफल बताओ। हमसे कह रहा है इस समीकरण के मूलों का योगफल बताओ। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है मूलों का, ये व्यापक रूप है, इसका कह रहा है मूलों का योगफल बताओ। आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन आपके दे रखे हैं माइनस का बी बटे ए, और क्या दे रखा है, बी बटे ए, और क्या दे रखा है, सी बटे ए, और दे रखा है माइनस का सी बटे ए। ये 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। आपको पता होना चाहिए भाई समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है, तो अधिकतम मूल कितने होंगे, कुल 2 ही मूल होंगे। एक अल्फा होता है, एक बीटा हम मानते हैं, ठीक है ना। अब मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। तो भैया मूलों को योगफल पूछा है, तो माइनस बी बटे बी कहाँ पर है, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलो क्लियर है तो चलो अब प्रश्न नंबर 6 को करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 6 को करेंगे, ठीक है। 5 प्रश्न आपके हो गए, 5 ही प्रश्न आपके और बाकी है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 को करें। 6 क्या कह रहा है, यदि x बराबर 2, हमें दे रखा है यदि, यदि x बराबर 2, ठीक है। तो कह रहे समीकरण, तब समीकरण के एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x और माइनस का 3, कह रहे बराबर 0 का मान बता दो। 0 का एक मूल है, मतलब हम, हाँ सॉरी, हमसे कह रहे हैं यदि x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल है, इस समीकरण का एक मूल है तो k का मान बताओ। क्या कह रहा है, तो k का मान बता दो। ऑप्शन आपको दे रखा है ए बराबर 1/4, बी बराबर माइनस का 1/4, और सी बराबर 2 दे रखा है, और डी बराबर माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। हमसे कह रहा है यदि x बराबर 2 इस समीकरण का क्या एक मूल है, यदि x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल है, तो हमसे कह रहा है तो k का मान बता दो। आप ये बताओ यदि x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल होगा तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसे सेटिस्फाइड करेगा, करेगा ना। चलो तो भैया x बराबर 2 यहाँ पर रखो, k 2 प्लस 2 गुणे 2 माइनस का 3 बराबर 0। भैया 2 दूनी 4, 4 के हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 3 बराबर का 0। 4 के, 4 में 3 गया, प्लस का 1 बराबर का 0। 4 के बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा।
तो भैया के बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे लाओ, -k/4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, के बराबर -k/4, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। यहाँ तक समस्या कोई नहीं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। आपके भैया 6 प्रश्न हो गए। और सातवां क्या कह रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण 3x² और माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर 0, जीरो का वियुक्तकर ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहे भैया इसका वियुक्तकर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसका वियुक्तकर ज्ञात करना है। वियुक्तकर मतलब डी ज्ञात करना है। वियुक्तकर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखा है, ए बराबर 12 और बी बराबर 8, बी बराबर -8, बी बराबर -8 और सी बराबर -12 और डी बराबर 0। ठीक है, हमसे कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, इसका वियुक्तकर ज्ञात कीजिए। तो भैया वियुक्तकर क्या होता है अभी बताओ। वियुक्तकर होता है डी बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक है ना। अब दिए हुए समीकरण की व्यापक समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c से क्या करोगे, तुलना कर दो। क्या करोगे, तुलना कर दो। ठीक है, आप बताओ भैया a कितना है, a बराबर है आपका 3, b कितना है, b बराबर हो जाएगा -6। ठीक है ना, और c कितना है भैया 4 हो जाएगा। भैया b -6 a 3 है और c 4 है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर दो। a बराबर b कितना है -6, -6 का वर्ग। ठीक है, -4 गुणे a कितना है 3 है, c कितना है 4 है, 6 छंग 36, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 नहीं 12, 12 चौक 48, माइनस का 48 हो जाएगा। डी बराबर इतना है। ठीक है, 36 में 48 घटाओ कितना आएगा, हो जाएगा 12। और हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाली चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या 48 इसके पीछे माइनस है, माइनस लगा दो तो डी का मान कितना आएगा -12। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो अब प्रश्न नंबर 8 लगा लेते हैं। ये हो गया है तो प्रश्न नंबर 8 लगा लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 लगा लेते हैं। ये हो गया है तो भाई प्रश्न नंबर 8 लगा देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान देना। हमसे कह रहा है दो क्रमिक धनात्मक पूर्णांक इंटीजर, दो क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दे रखा है। तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में आप कैसे लिखोगे, 4 ऑप्शन दे रखा है। ये बराबर दे रखा है x² माइनस का x माइनस का 306 बराबर 0। बी बराबर दे रखा है आपका 2x² प्लस का x माइनस का 306 और बराबर 0। और सी बराबर आपका दे रखा है x² प्लस का 2x माइनस का 306 बराबर 0। ठीक है, और डी बराबर आपका दे रखा है x² प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। ठीक है, ये 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। हमसे कह रहा है दो क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमिक क्रमिक मतलब क्रम से लेना है, धनात्मक लेना है, पूर्णांक लेना है। ठीक है ना, इनका गुणनफल क्या है, इनका गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 306। ठीक, दो क्रमिक, क्रमिक मतलब क्रम से, अगर एक आता है तो एक के बाद अगला क्रम किसका आता है, 2 का आता है। ठीक है, और धनात्मक लेना तो कहने का मतलब पूर्णांकों का गुणनफल 306। अगर पहला पूर्णांक हमने लिया x के बाद क्या आएगा, एक के बाद जब तुम 2 में जाते हो तो 1 + 1 करते हो। हमने कि क्रमिक मतलब क्रम से, एक के बाद 2 में जाओगे तो एक कदम चलोगे तब जाके 2 होता है। तो x के बाद तुम एक कदम चलोगे तब जाके वो 2 होगी। धनात्मक लेना, धनात्मक मतलब माइनस में पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप 1 रखोगे तो ये 1 होगा, यहाँ पर 1 रखोगे 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब धनात्मक भी है और पूर्णांक है। नंबर रेखा पर आप जो भी दर्शाते हो, पॉजिटिव इंटीजर 0 हो तुम्हारा इंटीजर, इधर होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो भैया क्रम से भैया एक x हो जाएगा, एक x + 1 हो जाएगा और इन दोनों का गुणनफल, कहने का मतलब इन दोनों का अगर तुम गुणा करा दोगे तो गुणा करने के बाद जो फल निकल के आता है वो कितना आता है, 306 आता है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर यहाँ करोगे प्लस का x बराबर का 306,
3 से 6 इधर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, प्लस में इधर आएगा माइनस का 6 बराबर के 0। ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऐसे कैसे दिख रहा है, ऐसे डी पे दिख रहा है, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो अब प्रश्न नंबर 9 लगा लेते हैं। 8 प्रश्न आपके हो गए, अब प्रश्न नंबर 9 लगा लेते हैं। ठीक है ना, प्रश्न 8 आपके हो गए, अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और 9 को लगा लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 8 आपका हो गया है, वे प्रश्न नंबर 9 को लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है, समीकरण x माइनस 3, आपको समीकरण दे रखा है, समीकरण हमको भैया समीकरण दे रखा है x माइनस 3 और x प्लस 4 बराबर में दे रखा है 0। तो कह रहे कि मूल क्या है, कह रहे इसके मूल क्या है। भैया अधिकतम तो 2 ही मूल होंगे, कौन कौन से, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, दे रखा है माइनस का 3 और 4, और बी दे रखा है आपका, हाँ बी दे रखा है 3 और 4, और सी दे रखा है आपको 0 और 3। ठीक है ना, और डी दे रखा है आपको 3 और -4। ठीक है ना, कहने का मतलब आपको दे रखा है, ये आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, हमसे कह रही ये समीकरण है और समीकरण के मूल क्या क्या होंगे। अब इन 4 ऑप्शन पे जो भी समीकरण के मूल होंगे वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे, मतलब समीकरण पे अगर हम रखेंगे तो समीकरण का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो आप ये तो ऑप्शन से कर लो दोनों तरीके। भैया आप यहाँ ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि 0 हो जाए, तो हम चेक करते हैं, यहाँ हम 3 रखेंगे, यहाँ मत देखो, यहाँ क्या रखेंगे, इसको छोड़ो, यहाँ देखो। भाई समीकरण के मूल होने का मतलब है कि समीकरण को वो संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करने का मतलब ही होता है उसका मान पूरे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे मत देखो, इसको 0 बनाओ, तो यहाँ कितना रखोगे, यहाँ 3 रखोगे तब जाके 0 होगा। क्लियर है, यहाँ -4 रखोगे तब जाके 0 होगा, माइनस प्लस का माइनस। ठीक है, इसका मतलब पहले में तुमने 3 रखा, दूसरे में तुमने -4 रखा, कौन सा है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर ये समीकरण के मूल है तो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है ना भैया, हम जब समीकरण को हल करके मूल निकालते हैं तो इनको दोनों को 0 के बराबर दिखाओ, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, एक मूल्य हो गया, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4, दूसरा मूल्य हो गया। क्लियर है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं, समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है ना, अब चलो प्रश्न नंबर हम करेंगे 10 और आपका आखिरी प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 10 करेंगे जो आपके चैप्टर का आखिरी प्रश्न होगा। ठीक है, चलो आखिरी प्रश्न कर लेते हैं, क्या दे रखा है, आखिरी प्रश्न दे रखा है, पढ़ते हैं फिर करते हैं। हमसे कह रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 5 है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है, मूलों का योग दे रखा है भैया, मूलों का योग दे रखा है, कितना दे रखा है, 5। ठीक, और क्या दे रखा है, हाँ, और आपसे कह रहा है कि मूलों और गुणनफल 6 दे रखा है, और मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है भैया, मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 6। तो हमसे कह रहा है तो समीकरण क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है, 5। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, कितना दे रखा है, 6। अब समीकरण पूछ रहा है तो एक सूत्र आपको याद होना चाहिए, जब मूलों का गुणनफल योगफल दिया हो, द्विघात समीकरण बनाने के लिए आप क्या करोगे, x की घात 2 माइनस मूलों का योगफल, ठीक, इसे आप किस पे लोगे, x के गुणांक में, प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर का 0। ठीक, ये आपका डायरेक्ट सूत्र होता है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5, गुणे में क्या है x, अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, बराबर का 0। इसे आप क्या लिखोगे, x की घात 2 माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर का 0। ठीक, इसका मतलब हमारा समीकरण क्या होगा, ये 4 ऑप्शन इसमें भी दिया था, हमने लिखा नहीं, तो यहाँ आप लिख लो, हमें दिया था लेकिन हम नहीं लिखे थे, x की घात 2 प्लस का 5x प्लस का 6, ये भाई दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, कि ये कि भैया इतना सटीक आंसर आपका दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, या फिर ये आपका दिया है x की घात 2 प्लस का 5x माइनस का 6। ठीक,
अब आपको इस पे जोड़ना है, x की घात 2 माइनस का 5x प्लस का 6, x की घात 2 माइनस का 5x प्लस का 6। ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो ये लिख लेना, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। अगर मूलों का योगफल गुणनफल दिया है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, आपको डायरेक्ट समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।